नमस्कार मित्रों, आपका हमारे ऑनलाइन चैनल दीपक जीएस अकेडमी पर स्वागत है। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में, जो कि ब्रह्मांड के अन्य पिंडे जैसे कि तारे हैं और वगैरह वगैरह हैं, वो सभी किस तरह से गति करते रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, सूर्य की बाह्य संरचना कैसी है और उल्कापिंड वगैरह जो हैं उसके बारे में आइए आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है मित्रों आप लोग हमारे चैनल पर जब आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जब देखते हैं तो उसमें लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ऐसे नहीं लगता कि आप लोग वीडियो सही से देखते हैं। प्लीज़ इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को जब देखें तो उसमें कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे हमारा बल और दोगुना हो जाता है, मनोबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो मित्रों आज हम लोग जैसा कि हमने पहले बताया कि सूर्य को पढ़ेंगे। सूर्य की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं सूर्य के बारे में एक परिचय। सौरमंडल का केंद्रीय सदस्य सूर्य समस्त सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक मध्यम आयु का तारा है जिसका व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके समस्त द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन तथा 28% भाग हीलियम तथा 2% अन्य है जैसे यूरेनियम और लिथियम। ठीक है मित्रों, इसके आगे अगर हम लोग देखें सूर्य के बारे में तो सूर्य नाभिकीय संलयन के रूप में 40 लाख टन ऊर्जा सूर्यातप के रूप में प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है। जैसा कि आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ना कि विखंडन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य 40 लाख टन ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, इसके प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड का। ठीक है मित्रों, इसको याद रखिएगा, ये बार बार पूछा भी जाता है आप लोगों से। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्षों में पूरा करती है। यानी कि इसका अगर हम लोग कहें सूर्य जो है, सूर्य का वर्ष कितना है यानी कि सौर वर्ष कितना है, तो 25 करोड़ वर्ष हमारे पृथ्वी वर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो उसके 25 करोड़ वर्ष के बराबर जो है ये है क्या, सूर्य का एक वर्ष। ठीक, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है मित्रों, कितना डिग्री? 7 डिग्री झुका हुआ है। इसे मध्यम भाग में एक चक्कर पूरा करने में 25 दिन तथा ध्रुवीय भाग में पूरा करने में कितना लगता है? 35 दिन लग जाते हैं इसे एक घूर्णन पूरा करने में। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी का जो है वो कितना प्रतिशत, लगभग 70% भाग क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस 28% भाग क्या है, हीलियम है। ठीक, और इसके अलावा आप अगर देखें तो 2% भाग जो है वो अदर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा इसकी संरचना को। और दूसरा चीज़ में क्या आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य जो है यही पूरे सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। सौरमंडल के ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आता है तो क्या है, तो वो होगा सूर्य। ठीक है, आप लोगों को विकल्प में भी दिया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा या चंद्रमा की या सूर्य की। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य की ऊर्जा जो है वही पूरे सौरमंडल को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, आंतरिक संरचना सूर्य की। ठीक है मित्रों, तो आंतरिक संरचना अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिएगा आप लोग, सूर्य की आंतरिक संरचना 3 भागों में विभाजित है, जिसको आप लोग देख सकते हैं किस किस नाम से जाना जाता है। पहला जो होता है
वो कोर कहलाता है, यानी कि केंद्रीय भाग जो होता है कोर कहलाता है। जैसे आपके पृथ्वी भी है वो कोर है। ठीक। सेकंड जो है आपका विकिरण मेखला है, रेडिएटिव जोन है। तीसरा जो है थर्ड संवहनीय मेखला यानी कि कन्वेक्टिव जोन है। ठीक है। सॉरी। आइए आप लोगों को इसको हम एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिएगा आप लोग, देखिए आपका जो ये है बीच वाला भाग, ये आपका कोर है। क्या है? आपका ये भाग कोर है, इसको क्रोड कहते हैं। ठीक। और इसके बाद आपका क्या है? बीच वाला भाग विकिरण मेखला है। कोर से ही ऊष्मा निकलती है जो वो विकिरण मेखला के माध्यम से ही होकर बाहर जाती है। ठीक। विकिरण मेखला हो गया। और तीसरी मेखला जो आपका है ये यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये संवहन मेखला या संवहनी मेखला या क्षेत्र। ठीक। तो यही चित्र जो है आप दिमाग में रखिए, जो कि आपको अभी हमने बताया। अब इसके ऊपर देखिएगा, ये ऊपर है, सूर्य के ऊपर है ये प्रकाश मंडल, इसको हम लोग जो है बाह्य संरचना में देखेंगे। ये तीन आप लोगों ने देख लिया आंतरिक संरचना में। देखिएगा इसको कोशिका के रूप में इसकी संरचना होती है, एक कोशिका के रूप में देखिएगा, ये से ऐसे। ठीक। तो इसी से होकर के जो है ये ऊर्जा बाहर जाती है कोशिका के माध्यम से। ठीक है। अब देखिएगा अपने लेक्चर पे, तो ये केंद्र हो गया, कोर आपने देखा, विकिरण मेखला आपने देखा, संवहनी मेखला देखा आपने। ठीक। अब इसको जो है आप लोग विस्तृत रूप में देखिएगा जरा। जो केंद्र भाग है, यह केंद्रीय भाग क्या है कि सूर्य के कोर भाग का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉन और नाभिक में हो जाता है, जिससे प्लाविका का निर्माण होता है। प्लाविका आप लोग जानते होंगे, जो है एक तरह से चौथी अवस्था होती है किसी भी जो है पदार्थ की। जैसे ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, चौथी अवस्था क्या है? वो होती है प्लाज्मा। ठीक। तो यही है प्लाविका। अत्यधिक गर्म प्लाविका या प्लाज्मा में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर क्रिया करके हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जब वो नाभिकीय संलयन करते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं, तो इससे क्या होता है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी नाभिकीय संलयन के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अन्य तीन अवस्थाएं आप लोगों को हमने बताया, ठोस, द्रव, गैस हैं। ठीक है। अब देखिएगा विकिरण मेखला। विकिरण मेखला, विकिरण मेखला में आप लोगों को हमने बताया कि ये क्या था? बीच में था। विकिरण मेखला कहाँ पे था? बीच में। रेडिएटिव जोन, यानी कि जो ऊर्जा निकलती थी कोर से वो इसी भाग से वो करके बाहर जाती थी। ठीक। तो सूर्य के केंद्र से उत्पन्न ऊर्जा वाहक फोटॉन तथा गामा किरणें इससे होकर के बाहर निकलती हैं या गुजरती हैं। ठीक है। संवहनी मेखला जो है, इसको भी आप लोग देखिए, यह परत कोशिकाओं से निर्मित है। नीचे बड़ी कोशिका तथा ऊपर छोटी कोशिका पाई जाती है। इन्हीं कोशिकाओं से सूर्य ऊर्जा बाहर निकलती है। हमने यहाँ पे चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको आप लोग देखिएगा, आप लोग उसको 3D में आप लोगों ने देखा था। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आपका एक कोर भाग था, इसके बाद विकिरण मेखला थी, इसके बाद कोशिका जैसे जो आपका दिख रहा था वो था, इसके बाद यहाँ पे आपने देखा था क्या था? वो प्रकाश मंडल था। ठीक। तो आप लोग चलिए इसको हम लगता है कि समझ गए होंगे आप लोग। ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग सूर्य की बाह्य संरचना। ठीक है। सूर्य की बाह्य संरचना, सूर्य की बाह्य संरचना जो है वो इस रूप में है। ठीक। अब इसको हम लोगों ने जो तीन भागों में देखा था, आंतरिक भाग जो थे क्रोड और जो है मध्यम और बाह्य वाला कोशिका वाला, वो आप लोग ये मान लीजिए कि वो इतने में समाहित हो गया, यानी कि इतने तक हो गया। अब
उसके ऊपर जो आप लोगों ने देखा था प्रकाश मंडल, वो मान लीजिएगा कि ये वाला भाग है। ठीक, प्रकाश मंडल के ऊपर भी एक मंडल होता है, वो है वर्णमंडल। इसके भी ऊपर एक होता है, वो है कोरोना। ये आप जिस महामारी से गुजर रहे हैं उसको ना समझिएगा, कोरोना दूसरा है। ठीक है, कोरोना इस तरह से आप एक कोरोना होल भी देख सकते हैं, यहाँ पे है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे पवन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन के जो ये लहर दिखते हैं, कभी कभी जो है वो आग का जो है एक लावा जैसा निकलता है, लपक जिसे बोलते हैं देहाती में, तो उसको आप कह सकते हैं क्या, पवन या लहर। तो आइए अब इसको हम लोग जो है पढ़ करके देखते हैं क्या है इनके बारे में कुछ। इसको देखिएगा, सूर्य के ऊपर वाले मंडल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाश मंडल पहला है फोटोस्फीयर। संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक इस मंडल पर ही पाए जाते हैं, यानी कि प्रकाश मंडल जहाँ से प्रकाश अब बाहर निकल रहा है उससे ही संवहन की जो है, उससे ही संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य की धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, संवहनीय मेखला की सतह जो है और सूर्य की प्रकाश तो संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक इस मंडल पर ही पाए जाते हैं। आप लोगों को चलिए दिखाते हैं सौर कलंक कैसे होता है। ठीक है, तो सौर कलंक आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग देखिएगा, इसमें ये है आपका सौर कलंक, यानी कि इस रूप में आपका सूर्य के ऊपर जो धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है, यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये सौर कलंक ही है जो काला काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको आप लोग इसमें देख सकते हैं, जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सौर कलंक ऐसे ही होते हैं, जहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है तो काले रंग के दिखाई देते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस के लगभग इनका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब आइएगा देखते हैं लेक्चर में। तो यहाँ पे देखिएगा आप सेकंड, यहाँ पे कौन सा है सेकंड में, हम लोगों का सेकंड में है जो वो है वर्णमंडल। वर्णमंडल जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यह सूर्य का वायुमंडल है। यहाँ पर गैसों का घनत्व प्रकाश मंडल की अपेक्षा कम तथा तापमान अधिक होता है। ठीक, कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहन का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सौर ज्वाला की उपमा दी जाती है। ठीक है मित्रों, तो प्रकाश मंडल में कभी कभी जब सौर के प्रकाश उत्पन्न होती है तो उसी को क्या कहते हैं, सौर ज्वाला भी कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को हमने जो चित्र दिखाया था अभी, वो देखिएगा सौर ज्वाला इसी में है, सेकंड वाले में ही है। आपका सौर ज्वाला कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, ये आपका वर्णमंडल में ही हो रहा है। ठीक है, जबकि आयनिक पौने या आयनित पौने कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कोरोना वाले मंडल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कोरोना, कोरोना यह वर्णमंडल के ऊपर सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है। बाहर की ओर क्षीण होकर यह आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पवनों में परिवर्तित हो जाती है। इस पवन को सौर पवन कहते हैं। इस मंडल में सूर्य के ध्रुवीय भागों पर एक होल होता है, जिसे कोरोना होल कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी चीज़, कि
सूर्य के ध्रुवीय भागों पर एक होल होता है जिसे कोरोना होल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि कोरोना होल कहाँ पे होता है, सूर्य के विषुवतीय रेखा में या ध्रुवीय में, या ऐसे ही आप लोगों से पूछ सकता है बीच वाले में या ऊपर या जो है सामने या ध्रुवों पर। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सौर कलंक क्या होता है। सौर कलंक कभी हम लोगों ने देखा सन स्पॉट, तो उसको ही आप लोग और देखिएगा विस्तृत रूप में। प्रकाश मंडल के ऐसे क्षेत्र जहां का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, यह भाग और सौर कलंक कहलाता है। यह भाग सौर कलंक कहलाता है। यह 5 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा, इसको याद रखिएगा कि सौर कलंक किन के बीच में उत्पन्न होता है, किन अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होता है और इसका तापमान कितना होता है। ठीक है, आगे देखें। अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। ये सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ माह तक होता है। यह लगभग 11.1 वर्षों के अंतराल पर होता है, यानी कि 11.1 वर्ष के बीतने के बाद होता है, निरंतर लगभग। ठीक, सौर कलंक से पृथ्वी की जलवायु भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है अभी आप लोग देखिएगा। पृथ्वी के आयन मंडल में उथल पुथल, चुंबकीय तूफान, रेडियो संचार में बाधाएं आदि उत्पन्न होती हैं। जैसे आप लोगों को हमने दिखाया था कि सौर पवन जो आयनित पवनें थीं वो जब ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं तो पृथ्वी का आयन मंडल जो होता है, पृथ्वी के सबसे बाहर जो है मंडल, तो वो जो होता है वो क्या करता है, उसमें परिवर्तन आने लगता है आयन मंडल में। उससे क्या होता है कि पृथ्वी की जो मौसम है वो परिवर्तित होने लगती है। चुंबकीय जो रेडियो संचार के लिए जो भी आपके उपग्रह भेजे गए हैं वो किसी न किसी तरंगों के माध्यम से ही आपके संचार को संचालित करते हैं। तो उससे क्या होता है, संचार व्यवस्था भी बाधित होती है। ठीक है, उपग्रह के जो तरंगे हैं वो अगर बाधित होंगी तो संचार बाधित होगा। ठीक, तो आगे देखिएगा, आप लोग को हमने दिखा दिया था वो चित्र, जैसा कि आपके स्लाइड पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ऐसे ही होता है। अब देखिएगा अरोरा। अरोरा क्या होता है? अरोरा अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के बीच घर्षण के कारण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। आइए आपको चित्र में दिखाते हैं। यानी कि यदि आप देखेंगे पृथ्वी के पोल पर, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो दिखाई देता है ऐसे ही आपका क्या होगा कि दिखाई देगा। ठीक, ऐसे ही आते हुए तरंगे दिखाई देंगी पृथ्वी के ध्रुवों पर। यदि यही उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय तरंगे दिखाई दी या प्रकाश इस तरह से दिखाई दिए तो ये क्या कहलाता है, अरोरा बोरियालिस। क्या कहलाता है? अरोरा बोरियालिस। और यदि यही तरंगे दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती हैं तो क्या कहलाता है, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आपके जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो उसके नाम से आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ऑस्ट्रियालिस याद रखिएगा और उत्तरी गोलार्ध को आप लोग बोरियालिस याद रखिएगा। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर अगर चमक उत्पन्न होता है ऐसा तो क्या कहलाएगा, अरोरा बोरियालिस। दक्षिणी ध्रुव पर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे का भाग। तो ये हो गया आपका क्या, सौर कलंक हो गया, अरोरा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उल्का पिंड।
उल्कापिंड क्या होते हैं उसको आप लोग देखिएगा। वायुमंडल से गुजरने वाले कठोर पदार्थ की वह संहति जो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण से गर्म होने पर दृष्टिगोचर होती है या दिखाई देती है, उल्कापिंड या टूटता तारा कहलाता है। ये सौरमंडल के ही सदस्य हैं, न कि अंतर तारक क्षेत्र से आए हुए पिंड। यानी कि जब रातों में आप सोते हैं छत वगैरह पे, तो कभी कभी देखते हैं कि आसमान में एक चमक उत्पन्न होती है अचानक। वो चमक जो उत्पन्न होती है वो ही क्या होते हैं, आपके उल्कापिंड होते हैं। कहते हैं ना कि ये टूटता तारा है, तो ये क्या है, उल्कापिंड होते हैं। ये कैसे चमक इसमें कैसे उत्पन्न होती है, तो ये आप लोग याद रखिए। जब ये पिंडें आपके ग्रह यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगते हैं तो उससे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। जब घर्षण उत्पन्न होता है तो उसमें जल जाते हैं, वो उस घर्षण से क्या कहते हैं, वो पिंड जल जाते हैं, जिससे चमक उत्पन्न होता है। ठीक, वही चमक हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है, उल्कापिंड है। अब हम लोग देखते हैं उल्कापिंड कभी कभी क्या होता है, इस तरह से जल करके पृथ्वी पर गिरते रहते हैं बराबर जो है। इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देखिएगा इसको कि किस तरह से ये होते हैं उल्कापिंड। तो ये है आपके उल्कापिंड, देखिएगा कैसे आपके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये जल उठ रहा है। और जलने के बाद जो इसमें गैस वगैरह है, जलने के बाद ये आपके पृथ्वी पर गिरने के बाद देखिए एक कैसी संरचना बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको दिखाई देती है। कभी कभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये पत्थर भी होता है, तो इसको जो है आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, और ये जहाँ पर गिरते हैं बहुत गहरा होल भी कर देते हैं। कभी कभी जैसा आकार होता है उस आकार से इनका जो है क्या होता है, नुकसान भी ये करते हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा। अब आइए चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो हम लोग का क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, उल्कापिंड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, धूमकेतु या पुच्छल तारा। अब देखिएगा धूमकेतु क्या है। धूमकेतु जो है या पुच्छल तारा धूल, बर्फ, जल कणों तथा हिमानी गैसों का वह चट्टानी पिंड जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पृथ्वी से नग्न आँखों से दिखाई देती है, धूमकेतु कहलाती है। इसका पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत होता है। यानी कि आप ये मानिए कि यदि सूर्य यह है तो इसके किनारे किनारे क्या करेगा, पुच्छल तारा जो है वो गति करेगा। तो कैसे गति करेगा, दीर्घवृत्ताकार में, इस तरह से। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में जब गति करेगा ये पुच्छल तारा, तो इसकी जो पूंछ होती है, जो कि धूल कण, बर्फ, जल कणों का एक पिंड होता है, तो इससे क्या होता है कि यह सूर्य की ऊष्मा पा करके इससे जो धूल कण है, बर्फ है, जल कण है, ते बाहर निकलने लगते हैं उस, ठीक है, वाष्प बनकर। तो यह पिंड जो होता है, इस पिंड की पूंछ हमेशा ये सूर्य के विपरीत होती है। यानी कि यहाँ पर अगर होगा तो सूर्य की पूंछ इधर होगी, इस धूमकेतु की पूंछ इधर होगी, यहाँ पे है तो इधर होगा, और अगर यहाँ पे आ जाता है ये तो इसकी पूंछ इधर होगी, यहाँ पर आएगा तो इसकी पूंछ इधर होगी। समझ गए हैं आप लोग। यानी कि धूमकेतु या पुच्छल तारा जो है यह सदैव ही क्या करता है, यह जो सूर्य के किनारे गति करेगा तो इसकी पूंछ हमेशा ही क्या होगा, सूर्य के विपरीत ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को दोस्तों इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत होता है या आप लोग कोई भी कंटेंट कुछ और आप लोग पढ़े हैं, इसमें कुछ और दिख रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए नीचे, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि उससे आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज हो सके। ठीक है,
आप लोग कुछ जानते हैं, कुछ इधर से भी और ज़्यादा नॉलेज मिल सके आपको, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।